मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय राजनीतिक कार्यपालिका, इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने नाम मात्र की जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। अब इस संघीय कार्यपालिका में दूसरी जो महत्वपूर्ण जो कार्यपालिका है वो वास्तविक कार्यपालिका है, और ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इस विषय के ऊपर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो राजनीतिक जो कार्यपालिका है, ये लोक प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन पेपर सिलेबस में भी है, और बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसके सिलेबस में भी है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही है, पहले भी वीडियो लेक्चर्स में अपन ने कई बार इस विषय के ऊपर चर्चा की है कि भारतीय जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसमें समस्त शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप से ये समस्त शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल ही समस्त शक्तियों का उपभोग करता है, और ये जो विशेषता है संविधान की, ये हमने ब्रिटेन के शासन से हमने ली है। और तो रैमजे मेयर ने जैसे ब्रिटेन के शासन के संदर्भ में कहा है कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है, या ये कहें कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर समूचा प्रशासन घूमता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका कि प्रधानमंत्री होगा। और संसदीय शासन के लचीलेपन को हमारे यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसलिए राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक सक्रिय कार्यपालिका है। ये हमारे संविधान का एक मूलभूत विशेषता भी है, और व्यवहारिक राजनीति में आप इसको निरंतर देख भी रहे हैं। तो मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं या लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखिए, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें सरकार जो है वो उत्तरदायी होती है, और देश की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता तो है दोहरी कार्यपालिका, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, जो हेड ऑफ द नेशन होता है, अर्थात राज्य प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। एक शासनाध्यक्ष होता है और एक राज्याध्यक्ष होता है, और जो शासनाध्यक्ष होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और यथार्थ सत्ता का जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल ही करता है। तो ये तो है दोहरी कार्यपालिका। दूसरी विशेषता है राजनीतिक एकता। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य समान रूप से एक ही राजनीतिक दल से लिए जाते हैं, जो राजनीतिक दल के कार्यक्रमों को और नीतियों को कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। वे शासन में एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। इसको राजनीतिक सजातीयता भी कहते हैं, समान विचारों के समान लोग। फिर इसका जो लीडर है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है। सभी विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है,
प्रधानमंत्री को किसी भी व्यक्ति को त्यागपत्र देने के लिए कहने का अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो मंत्रिमंडल के प्रारंभ और अंत दोनों में प्रधानमंत्री का स्थान महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की शुरुआत भी प्रधानमंत्री से होती है और अंत भी प्रधानमंत्री के साथ ही होता है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो समस्त मंत्रिमंडल अपने आप ही हट जाता है। अगली जो विशेषता है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि समूचा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अपनी समस्त नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी भी निर्णय के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सभी साथ साथ तैरते हैं तो साथ ही डूबते हैं। अगर किसी एक मंत्री की आलोचना संसद करती है तो समूचा मंत्रिमंडल उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता है, क्योंकि समूचे निर्णय जो है सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाने के बाद कोई भी मंत्री अपनी असहमति नहीं प्रदर्शित कर सकता है। अगर असहमति वो प्रदर्शित करता है तो मीटिंग में ही उसको करनी होती है। सार्वजनिक रूप से संसद के समक्ष वो अपनी सरकार के निर्णयों से अपनी असहमति प्रकट नहीं कर सकता। यही सामूहिक उत्तरदायित्व है। पांचवा विशेषता जो है वो है गोपनीयता। ये गोपनीयता है अनुच्छेद 75 के अनुसार पद ग्रहण करने के पूर्व प्रत्येक मंत्री को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। संवैधानिक दृष्टि से प्रत्येक मंत्री इस बात के लिए बाध्य होता है कि वो मंत्रिमंडल के किसी भी भेद को प्रकट नहीं करेगा। और आखिरी और छठी विशेषता है कि विधायिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। दोनों मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं और उनका सदन के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। उनकी जवाबदेहिता का मूल्यांकन संसद जो है मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ करके उनको कर सकता है। उनको प्रश्न पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है, स्थगन प्रस्ताव रख सकता है, निम्न सदन को भंग करवाने, जबकि जो विधायक कार्यपालिका है वो निम्न सदन को भंग कराने की भी सिफारिश कर सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार मंत्रिमंडलात्मक पद्धति के अंतर्गत शासन की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अटूट और अभिन्न गठबंधन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मंत्रिमंडल के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, अनुच्छेद 74 मैंने आपको बताया, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल होता है। जब किसी दल को, राजनीतिक दल को जब लोक सदन में बहुमत मिल जाता है, लोकसभा में बहुमत मिल जाता है, तो बहुमत दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर दिया जाता है। तो ये खास बात है। और जो प्रधानमंत्री है वो अपने दल में से, अपने लोगों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्री संसद का सदस्य होता है। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। मंत्री पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की सभी योग्यताएं होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने पद पर रहता है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के विश्वास पर ही निर्भर करता है। तो मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियाँ ये हैं। मंत्रिमंडल प्रशासन का हृदय कहा जा सकता है और जितनी भी जो किदवंतियाँ हैं जो ब्रिटेन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के ऊपर लागू होती हैं वही सब भारत के ऊपर लागू होती हैं। मेहराब की आधारशिला है, मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन घूमता है, या अपन ये कहें कि वो सूर्य है जिसके चारों ओर सारे उल्का पिंड घूमते हैं। तो इस प्रकार शब्दावलियाँ जो
राजनीति विज्ञान में निरंतर चलती रही हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिए, वो सभी भारत में भी एज इट इज़ लागू होती हैं। तो पहला काम तो ये है कि ये राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है। मंत्रिमंडल ये निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के सभी विभागों के लिए और वैदेशिक क्षेत्र में सभी प्रकार की नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है। कानून निर्माण का कार्य भी हमारे यहाँ पे बहुत कुछ मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार ही करता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी मंत्रिमंडल ही करता है। कैबिनेट के मंत्री लोक नीति निर्धारित करते हैं, विनिश्चय करते हैं और आवश्यक विषयों पर विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं। जिस रूप से वो कानून में पास कराना चाहते हैं, उसके बाद वो संसद को अधिकार देते हैं कि संसद उन्हें मतदान के पश्चात स्वीकार करे। व्यवस्थापक संबंधी जो कार्य हैं, लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं, वो भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मंत्रियों के द्वारा ही विधेयक पेश किए जाते हैं। जब तक मंत्रिमंडल को सदन में बहुमत प्राप्त है तो उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक बड़ी आसानी से स्वीकृत हो जाते हैं। अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वैसे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ये काम किया जाता है। अध्यादेश आपको पता है किसे कहते हैं? जब सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और तो ऐसे समय में राष्ट्रपति किसी आवश्यक विषय के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है और उसका प्रभाव कानून जितना ही होता है। ये 6 महीने तक वैलिड रहता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण इसका रहता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। युद्ध, शांति, वैदेशिक नीतियाँ, इस तरह के सभी राष्ट्रीय जो नीति हैं वो मंत्रिमंडल के हाथ में है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य है, क्योंकि सरकार को सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विभागों में विभाजित कर दिया जाता है और विभिन्न विभागों में विभाजित के बाद में एक आंगिक एकता उसमें पाई जाती है और सुशासन के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए सरकार जो है, मंत्रिमंडल जो है, एक समन्वयकारी कार्य करता है। इसके लिए अनेक मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना भी की जाती है। वित्तीय कार्य, देश का सबसे जो मुख्य बजट है आय व्यय संबंधी, वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट का निर्माण करना, कर लगाना, सरकार के सभी विभागों को बजट आवंटित करना, अनुमान तैयार करना, एस्टीमेट वगैरह, ये मंत्रिमंडल का कार्य है। सभी विभाग अपनी अपनी आवश्यकताएं वित्त विभाग को भेज देते हैं, फिर उनके आधार पर मंत्री जो है बजट वो तैयार होता है। बजट संसद में पेश किया जाता है और फिर जो है पारित भी करवाती है मंत्रिमंडल। वैदेशिक संबंधों के ऊपर भी नियंत्रण मंत्रिमंडल के द्वारा पूरा रखा जाता है। राज्याध्यक्ष और सरकारों के साथ जो वार्ताएं की जाती हैं वो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के द्वारा, अन्य प्रतिनिधि के द्वारा संभव है। जब कोई संधि या समझौता होता है तो संसद में उसकी सूचना दे दी जाती है और अमूमन ये वैदेशिक संबंधों का कार्य मूल रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। गुप्तता की आवश्यकता होती है, तो यह कार्य अधिकतर कार्यपालिका के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं। नियुक्ति संबंधी कार्य, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन भी पदों के ऊपर नियुक्ति करने का अधिकार है वो सभी नियुक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे संसद के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, राज्यों के राज्यपाल, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सेना के सेनापति, सभी महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो नियुक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती हैं। सैद्धांतिक रूप के साथ साथ व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर उसका संपूर्ण अधिकार होता है।
मंत्रिमंडल की समस्त बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती हैं। अमूमन तो सप्ताह में एक बार होती हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक बार से भी अधिक हो सकती हैं। इन जो मंत्रिमंडल है, इसका जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि भारतीय जो प्रधानमंत्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। अगर हम मंत्रिमंडल संप्रभुता की बात अगर हम करते हैं तो एक तरीके से प्रधानमंत्री की सरकार की संप्रभुता है। प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र कहा गया है। उसे संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य आधार स्तंभ है। मंत्रिमंडल के भीतर, उससे बाहर, उससे अधिक अगर कहीं भी देश में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वो है प्रधानमंत्री। जिन भी विषयों के ऊपर मंत्रिपरिषद विचार करती है, जिन भी विषयों के ऊपर सब कुछ होता है, तो वास्तव में प्रधानमंत्री ही संपूर्ण तंत्र की धुरी है या केंद्र बिंदु है। और अमूमन सभी जगह ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था धीरे धीरे प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली में बदलती जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे बहुमत का साथ होता है और आम चुनावों में भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट माने जाते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो एक तरीके से देश का नेता होता है। तो कई मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री सीधे ही जनता से संवाद करता है। तो कई मामलों में, अनेक मामलों में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अत्यधिक सशक्त है। लेकिन कई बार ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अत्यधिक सशक्त होने के कारण वो तानाशाह हो सकता है। और कई इस तरह के विचार इस संबंध में, संभावनाएं और भविष्यवाणियां कई बार इसमें की गई हैं। तो ये भी कहा जाता है कि क्या संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की ओर जा रहा है। तो इस बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसद का कोई महत्व नहीं रह गया है या संसदात्मक व्यवस्थाएं महत्वहीन हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां चाहे कितनी भी हो क्यों ना हो, संसद वह नींव है जिस पर प्रजातंत्र की भव्य इमारत खड़ी है और संसद को उसको नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है। तो प्रधानमंत्रीय स्थिति, जैसा रैमजे मेयर ने कहा, वो हमारे भारत में नहीं है और ये कहना उचित भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ये शासन प्रणाली यहाँ बदलती जा रही है, क्योंकि भारत में भी प्रधानमंत्री की शक्तियों के ऊपर अनेक नियंत्रण संविधान के तहत या व्यवहारिक राजनीति के तहत देखने को मिलते हैं। उनके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा संविधान लिखित है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग करता है वो संविधान के दायरे में ही रह करके करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ के साथ साथ राज्य भी कानून बनाने की और शासन प्रणाली में बराबर के सहभागी हैं। तो प्रधानमंत्री केवल उन्हीं विषयों के ऊपर कानून बना सकते हैं जिन पर संसद को पावर प्राप्त है। संसदीय नियंत्रण इनके ऊपर बराबर बना रहता है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा के समर्थन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा उससे प्रश्न पूछ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है, स्थगन प्रस्ताव रख सकती है, निंदा प्रस्ताव रख सकती है, त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है ना। लेकिन ये अमूमन नहीं हो पाता है अगर उसका बहुमत पर्याप्त हो। लेकिन कई बार अगर प्रधानमंत्री संसद की अवहेलना करते हैं तो कई प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। 1979 में मुरारजी देसाई मंत्रिमंडल ने, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल ने, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नवंबर 1997 में I.K. गुजराल मंत्रिमंडल ने और 1999 में वाजपेयी मंत्रिमंडल ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण
त्यागपत्र इनको देना पड़ा था। फिर दलीय नियंत्रण होता है। सारी शक्ति दल के संगठन और दल से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर करती है। एक बार अगर प्रधानमंत्री का दल पर नियंत्रण ना हो तो उसका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाता है, सत्ता चली जाती है। तो राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है ये उसके ऊपर निर्भर करती है। फिर अंत में है लोक मत का नियंत्रण। प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग सदा आलोचना की कसौटी पर रहता है और जैसे जैसे जनता उसको पसंद करती है उसके अनुसार वो ढलता है। लेकिन नियतकालीन जो हमारे यहाँ चुनाव हैं उसका खतरा हमेशा बना रहता है। अतः कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिस पे कि जनता उसे पसंद ना करे। जनता अगर प्रधानमंत्री के कार्यों को पसंद करती है तो लेकिन फिर भी उसे जनता के हितों के अनुसार से उसे चलना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका हमारे यहाँ पे बड़ी सशक्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस संबंध में उनको स्वविवेक की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए उसे आमंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि बिना बहुमत के मंत्रिमंडल की सरकार नहीं बन पाती है। तो अगर बहुमत है तो मंत्रिमंडल की सरकार उसकी बन पाती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की भूमिका, उसके कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहला तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई है कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल का मुख्य आधारशिला है और उसको काफ़ी पर्याप्त शक्ति उसमें प्राप्त है। किसी भी मंत्री को पदोन्नति देना, किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करना, उसको पद से हटाना, उनके बीच में विभागों का वितरण प्रदान करना, ये सारे काम प्रधानमंत्री के काम हैं। वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी करता है। सारे कार्य प्रधानमंत्री की जो है मतदान के आधार पर ही लिए जाते हैं। यदि कोई मतभेद होता है मंत्रिमंडल में तो प्रधानमंत्री उसको एकता के सूत्र में बांधता है। किसी भी मंत्री से उसके विभाग की सूचना मांग सकता है। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मृत्यु तीनों का केंद्र बिंदु है। संसद का भी वो नेतृत्व करता है। बहुमत दल का नेता होने के कारण वो संसद का भी नेता है। शासन की नीतियों की, समस्त नीतियों की घोषणा लोकसभा में प्राय प्रधानमंत्री करता है। गंभीर जो मुद्दे होते हैं उन पर अंतिम जो भाषण है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रियों द्वारा जब संसद में कोई उचित रूप से जवाब नहीं दिया जाता है तो अंतिम नीति स्रोत के रूप में प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। बजट को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री मुख्य होता है और दल की नीतियों को क्रियान्वित कराने और दल में अनुशासन और एकता बनाए रखने में प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के रूप के माध्यम से कार्य करता है। और एंड में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी की जाती है और ये एक उसके हाथ में ऐसा हथियार है जिससे कि संसद जो है नियंत्रण में रहती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति है। हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन के सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का प्रधान नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। बस यही है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो बैठकों में भाग नहीं लेता है। और अमूमन हमारे भारत के इतिहास में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने वो संवैधानिक प्रधान के रूप में ही उन्होंने अपना कार्य किया है और राजनीति में अनावश्यक दखलंदाजी करने का कहने का मतलब है कि सभी ने उनकी जो भूमिका है उसको निभाने का ही प्रयास किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व का होना पसंद करता है।
तो अभी तक जितने भी है, निसंदेह प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ है और राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री की दल में जो भूमिका है उससे प्रधानमंत्री की स्थिति स्पष्ट होती है। दल का ही वो यथार्थ में नेता होता है। प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के और जो नेता हैं उनको कंपैरेटिवली मुंह की खानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर जो प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका दल के अंदर क्या है, दल के अंदर उसका कितना समर्थन है और जनता का उसको कितना समर्थन है, ये उसकी भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो दल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। नीति निर्माण के बारे में अभी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक शक्तिशाली है। वो मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रवक्ता है। प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ वो नीति निर्माता है और सभी देश की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा वो स्वयं करता है। आज की तारीख में आप ये देखते हैं कि कैबिनेट मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय मंत्रालय, इन सब के बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के नीति निर्धारण का स्थान ले लिया है। क्योंकि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, संविधान संशोधन हुआ, हमारे यहाँ नोटबंदी के कानून वगैरह हुए और भी कुछ जो भी बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वो सभी प्रधानमंत्री के अपने निर्णय थे। वस्तुतः प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेता है। वह देश की नीतियों को स्पष्ट करता है और वो राष्ट्र के नाम संदेश में वो जनता के समक्ष अपनी सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है। और आजकल तो ये बड़ा प्रचलन हो गया है कि अगर प्रधानमंत्री को जनता से बात करनी है तो वो सीधा ही जनता से जुड़ता है और अपनी बात को जनता में कह करके अपने पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं। इससे प्रधानमंत्री की स्थिति और भी सशक्त होती है। जनता सिर्फ एक ही व्यक्ति की ओर आशा भरी नज़रों से देखती है। प्रधानमंत्री और आपातकाल, जब आपातकाल की घोषणा होती है तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमारे यहाँ पे हैं, जिनके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो चाहे बाहरी आक्रमण के कारण हो, चाहे अंदरूनी सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल हो, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री की शक्तियां, जो राष्ट्रपति की शक्तियां के रूप में प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उसको राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री और राज्य के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री, हालांकि हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है और प्रधानमंत्री जो है वो राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि अमेरिका में ये स्थिति नहीं है, वहाँ पे वो राज्यों की राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री और उनके द्वारा ही होती है। तो राष्ट्रपति तो केवल औपचारिक घोषणा करते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मनपसंद राजनीतिज्ञों की नियुक्ति करते हैं। और दूसरा ये है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ग्रांट्स इन एड और भी तरीक़ों से, तो वो राज्यों को नियंत्रित करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री राज्यों का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री और योजना आयोग है ना, प्रधानमंत्री योजना आयोग आजकल ख़त्म हो गया है, नीति आयोग है, तो बात वही है। प्रधानमंत्री की अनुग्रह संबंधी शक्तियां भी होती हैं, जो उपाधियां वगैरह ये लोग वितरण करते हैं, जैसे भारत रत्न है और भी नियुक्तियां हायर, जो मतलब कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत पावर है। नियुक्तियां संबंधी है, राजनीतिक नियुक्तियां हैं, विभिन्न जो लाभ वगैरह जो दिए जाते हैं, विभिन्न सुविधाएं जो दी जाती हैं, विभिन्न पदक जो दिए जाते हैं, वो सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री एक तरीके से निर्वाचन जो होता है देश में, वो प्रधानमंत्री के नाम पर
करा जाता है। जो देश के चुनाव में प्रधानमंत्री का ही एक तरीके से निर्वाचन होता है। प्रधानमंत्री को ये बात अच्छे से पता है कि सब जनता को उनके नाम से वोट मिल रहे हैं, तो वो इन चीज़ का लाभ भी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है, देश का कुशल प्रशासक होता है और व्यवहार में देश का शासन उसी की इच्छा के अनुसार चलता है। वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है, संविधान में संशोधन करवा सकता है, मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति बहुत सर्वोपरि होती है। देश की जनता, राजनीतिक दल, सभी लोग, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं। तो व्यवहार में प्रधानमंत्री के पद की शक्तियों में और उसके सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो वैसे ये कहा जाता है कि अगर यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो इस पद का महत्व लगातार बढ़ता जाता है। आइवर जेनिंग्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति वही होगी जो उस पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहेगा या उसके मंत्री उसको बनने देंगे। इसलिए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दल की संरचना में भी प्रधानमंत्री सर्वोपरि है ना। और इसी कारण से जो है प्रधानमंत्री अपने लोकप्रियता के कारण जो है वो अपने इस पद को बहुत महत्वपूर्ण बना पाते हैं। धन्यवाद।